So next concept in assessment proceeding chapter is scrutiny assessment. Now, as I told you, 100% people are supposed to get 100% people are supposed to go through the intimation. So 143.1 will happen to the 100% people, and while conducting 143.1, a computer will notify department certain red areas of few assessees, maybe approximately 3% to 5% on higher side. Actually, we should consider only 3%, not even 5%. But let us consider 3 to 5% assessees will be selected by the system, not by the AO. System खुद ही select करेगा. Whenever there is a, you understand ratio analysis chapter, right? आपने ratio analysis किया है, right? Have you done ratio analysis chapter in your life? Intermediate, final किधर तो क्या होगा ना ratios. अरे GP ratio, NP ratio, net worth ratio, सब ratio क्या हो गया ना, टर्नओवर रेशियोज वगैरह. तो एक बार मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ था, मेरे क्लाइंट का ना जितना भी सेल्स था उसका कमीशन जो था ना, कमीशन सामने कमीशन, दैट वाज ऑलमोस्ट 80% ऑफ हिज सेल्स. बोलो जेन्युइन लग रहा है क्या? सेल्स का कोई 80% तक कमीशन देता है क्या? जल्दी बोलो. सेल्स का 80% तक कोई कमीशन देता है क्या? तो दिस वाज अ रेड एरिया. दिस रेड एरिया वाज कैप्चर्ड बाय सिस्टम. एओ ने नहीं कैप्चर किया, क्लियरली लिखकर आया था असेसमेंट प्रोसीडिंग में. उन्होंने मुझे दिखाया, मतलब ऑफिसर्स के साथ मेरी थोड़ी जब रिलेशन डेवलप हो गई अच्छे से, तो ऑफिसर ने, मैंने ऑफिसर को पूछा ऐसे हल्के हल्के में चाय पीते हुए कि सर हमें नोटिस क्यों आया स्क्रूटिनी का? तो वो नोटिस मतलब 143(2) का नोटिस आता है हमें. 143(2) का नोटिस आया कि आपने इसको ज्यादा एक्सपेंसेस, एक्सेसिव एक्सपेंसेस क्लेम्ड अंडर द हेड कमीशन, ऐसे आया था 80%. अब मैंने डिपार्टमेंट को क्या एक्सप्लेन करना था, सर ये जो है ना, ये ब्रोकर है, इसका काम ही ब्रोकरेज का है. मतलब इसके पास 50 एजेंट है, इन 50 एजेंट से ये काम उठाता है और ये काम करता है सर किसी और पर्सन के लिए, तो ये पर्सन इसको कमीशन देता है. इस कमीशन में का ये मेजॉरिटी कमीशन अपने एजेंट्स को देता है. तो ये पूरा का पूरा एजेंसी बिजनेस पे चल रहा है सर. ये खाली एजेंट है, बिजनेस उठाता है और आगे पास ऑन करता है, बिजनेस देता है आगे पास ऑन करता है, और ये खुद एजेंट है. जो कंपनी मेरी है जिसको नोटिस आई है वो खुद एजेंट ही है. तो उनका ये सेल्स एक्चुअली सेल्स नहीं है, वो कमीशन कमाते हैं और कमीशन देते हैं. लेकिन इतना सिस्टम को दिमाग नहीं है ना. सिस्टम ने इमीडिएटली पकड़ लिया कि सर ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कमीशन का एंट्रीज किया हुआ है. ऑब्वियसली इस 80% में कुछ एंट्रीज तो उन्होंने एक्सेसिव दिखाई थी. मतलब कहीं पे 1 लाख रुपया दिखाया होगा तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया दिखा के थोड़ा एक्सपेंस भी उन्होंने क्लेम किया था. तो ऐसे नहीं कि एसएससी एकदम दूध का धुला था. नहीं 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 भाई, वो भी थोड़ा बहुत तो उसने भी कुछ प्लस माइनस करके रखा था. तो इसका स्क्रूटिनी मुझे अटेंड करने जाना पड़ा. तो स्क्रूटिनी किसका आता है? स्क्रूटिनी उन लोगों का आता है, स्क्रूटिनी उन लोगों का आता है जिन लोगों के बारे में डिपार्टमेंट को थोड़ा सस्पिशन है. मुझे बोलो, क्या डिपार्टमेंट के पास 100% प्रूफ है कि मेरा एसएससी टैक्स इवेडर ही था इस केस में, कमीशन रिसीव करके कमीशन पे किया? डू दे हैव 100% का एविडेंस उनके हाथ में है क्या ऐसा कोई कि यह पक्का ये चोर है? नहीं. तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में कल अगर आपके पेरेंट को या आपको खुद को या आपकी किसी बहुत क्लोज क्लाइंट को 143(2) का नोटिस आता है स्क्रूटिनी का, विल यू बी अफ्रेड टू अटेंड द स्क्रूटिनी? डर लगेगा कि आपको? पहले होता, आपको डिपार्टमेंट में बुलाया गया ऐसे समझो, अभी बुलाते नहीं है लेकिन मान लो कि डिपार्टमेंट में बुलाया गया है, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड. क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने मेन पॉइंट आपके नहीं पकड़े होंगे. मैं बताता हूं आपको, हर बैलेंस शीट में, हर प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कुछ तो होता है जिसकी वजह से एसएससी फंस सकता है, लेकिन आपको जाके वो बताना थोड़ी ना क्या है. वो तो डिपार्टमेंट, देखो पहले डिपार्टमेंट क्या डिमांड कर रहा है. डिपार्टमेंट जैसे डिमांड करते जाएगा वैसे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे डिपार्टमेंट के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि आपने टैक्स इवेड किया हुआ है. यहाँ पे तो डिपार्टमेंट खाली आपसे ना क्रॉस वेरीफाई कर रहा है दोस्तों, ओनली क्रॉस वेरीफाई कर रहा है. एक मिनट, एक तो 143(2) जो होता है ना स्क्रूटिनी का, पहले नोटिस आता है आपको. फर्स्ट नोटिस विल बी सर्व टू यू, और नोटिस आने के बाद आप लोगों को उसका रिप्लाई देना होता है. नाउ बिफोर लॉकडाउन, बिफोर कोविड-19, दिस रिप्लाई वाज सपोज्ड टू बी गिवन फिजिकली. फिजिकली मतलब आपको वहां पे जाना पड़ता था,
यहाँ पे एओ बेटा रहता है, एओ के बाजू में एक स्टूल वगैरह पे उसका इंस्पेक्टर बेटा होता है, तो एओ प्लस इंस्पेक्टर, ठीक है ना, इंस्पेक्टर जो एओ को असिस्ट कर रहा है, ये दो लोग इस साइड बैठे रहते हैं। बेटा तो खाली एओ भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि इंस्पेक्टर हमेशा हो, लेकिन केस अगर क्रूशियल हो तो इंस्पेक्टर भी वहां पे होता है। और आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाके, यहाँ पे दो चेयर लगे होते हैं, यहाँ पे दो चेयर में कि किसी एक चेयर पे आप बैठे हो, आपके साथ अगर कोई और गया हुआ है, जैसे आई यूज्ड टू कैरी माय आर्टिकल्स विथ मी, तो मैं और मेरा आर्टिकल, तो आर्टिकल्स के हाथ में सारे फाइल होते थे, और मैं जाके वो एओ को एक्सप्लेन करता था, और एओ ने कुछ बोला, डिमांड किया बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तो मैं आर्टिकल को बोलता था भैया बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। फिर एओ बोलता था आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। तो एओ जो भी डिमांड करते जाएगा वैसे वैसे हम हमारे बैग में से वो डॉक्यूमेंट निकाल के देते रहेंगे, हम सामने से कुछ नहीं देते। अच्छा, वो जो नोटिस आता है ना 143(2), उसमें ही दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि आपको ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पहले से डिमांड किए रहते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाने होते हैं। फिर ऑन द स्पॉट वो आपको कुछ क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू वर्क इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। तो आपने कभी तो ये सुना होगा ना कि ये बातों बातों में कुछ तो ऐसी भी बातें होती है कि एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट ये सुना था आप लोगों ने कभी तो जिंदगी में, सुना होगा ना। हर एवो थोड़ी ना क्या देशभक्त है यार, कुछ एवो तो करप्ट भी होते हैं ना। ये जो प्रैक्टिकल है मैं वो बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गिव यू समथिंग विच इज थ्योरेटिकल ना, जो प्रैक्टिकल है वो भी समझो। कुछ एवो तो करप्ट भी होते रहेंगे, कुछ क्या, मैं तो बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में मेजोरिटी एवोज आर करप्ट एवोज, ये बोलना पड़ता है क्योंकि ऐसा ही था। ओके, तो ये करप्ट एवो थे, तो करप्ट एवो को करप्ट एवो से देश को बचाने के लिए मोदी अंकल ने क्या किया, ठीक है ना, उन्होंने अभी लाया है फेसलेस असेसमेंट। इन्होंने लाया है फेसलेस असेसमेंट। तो फेसलेस असेसमेंट के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे लेक्चर्स में, जब भी हमारी फेसलेस असेसमेंट चालू होगी। पहले अब ऑर्डिनरी असेसमेंट समझो, पहले ये समझो कि ये वाला असेसमेंट चालू है, जहां पे एसएससी बेटा है या एसएससी का रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आप बैठे हो, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्रूटिनी चालू हो गई है। स्क्रूटिनी चालू होने से पहले आपको नोटिस आना जरूरी है। नोटिस नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रूटिनी ओपन हुआ है। तो पहले 143(2) होता है, और फिर जब आप डिपार्टमेंट में जाते हो और सब कुछ दिखा देते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो फिर डिपार्टमेंट आपका 143(3) करता है। आपका ऑर्डर जो होता है, फाइनल ऑर्डर जो प्रिंट होके आता है वो 143(3) का होता है, ठीक है ना। फाइनल ऑर्डर 143(3) का प्रिंट होता है। चलो देखते हैं, नोटिस देखते हैं। फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), एओ इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस। एओ को नोटिस देना पड़ेगा, और वो भी नोटिस सर्व करना पड़ेगा। सर्व मतलब समझते हो ना, सर्व और सेंट में फर्क क्या है पता है। सर्व में मतलब मेरे हाथ में एक्चुअल में नोटिस आना चाहिए, एक्चुअल में मुझे नोटिस रेशियो होना चाहिए, उसको सर्व बोलते हैं। सर्व वर्ड इज मोर सीरियस देन इशू। इशू या सेंट से ज्यादा सीरियस है ये वर्ड। तो मेरे हाथ में नोटिस आना चाहिए। सर कितना बुरा होगा कि 2005 का नोटिस मुझे अभी 2021 में मिल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या इस सेक्शन में? इतना पुराना मैटर मुझे पूछ सकते हैं क्या वो लोग? लॉजिकल है क्या बोलो? 2005 का मैटर है, 2010 का मैटर, इतना पुराना मैटर, अरे इतना 2005 का डॉक्यूमेंट्स कहां से लाके तुम्हें आप लोगों को? तो उन्होंने बोला अगर आपको इसका स्क्रूटिनी करना ही था, डिपार्टमेंट को बोला गया भैया अगर आपको एसएससी का स्क्रूटिनी करना ही था तो यू शुड हैव डन विद इन द टाइम। आपको अगर उसको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे मैं आपको अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछता हूं कि देखो हमने इंटरमीडिएट में ये किया था, हमने इंटरमीडिएट में वो किया था, एवरी टाइम यू बिहेव सरप्राइजिंगली कि आपने शायद ये इंटरमीडिएट में पढ़ा ही नहीं होगा ना, ये ऐसा होता है। तो आप एज अ स्टूडेंट, आप एज अ प्रोफेशनल, इफ यू कैन फॉरगेट थिंग्स ऑफ लास्ट ईयर, थिंक अबाउट एसएससी। अगर एक एसएससी का 10-12 करोड़ का बिजनेस है, उसको आपको तो एक पर्टिकुलर एंट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो, हाउ विल ही बी एबल टू आंसर दोस क्वेरीज? तो आपको जल्दी से, आपको अगर एसएससी को पकड़ना है तो जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर टाइम लिमिट लगा के रखा है। इफ यू वांटेड टू सर्व दिस नोटिस हैज टू बी सर्व्ड within 6 months. This is very important again, from the end of the financial year in which return was filed. तो फटाक से देखते हैं, मेरा अभी प्रीवियस ईयर है चालू 2021 जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हो, इसका एवाई होता है 21-22। इस एवाई में रिटर्न चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है, एवाई 21-22 में रिटर्न जाएगा, जुलाई में जाएगा, अगस्त में जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर रिटर्न चले जाएंगे।
इसका एंड पे आने का, असेसमेंट ईयर के एंड पे आने का, एंड है 31 मार्च 2022। इसमें 6 मंथ ऐड करो, इसमें 6 मंथ ऐड करो तो कितना हो जाता है ये? अरे बोलो ना जरा, टाइम फैक्टर ऐड करना चालू करो, कितना होता है टाइम फैक्टर, ऐड करो। थर्टी फर्स्ट मार्च में अगर 6 महीने ऐड करेंगे तो कौन सा महीना आता है? 30 सितंबर 2022। इस पीरियड के पहले आपको नोटिस आ जाना चाहिए। ये डिपार्टमेंट के हाथ में पावर दिया हमने, या डिपार्टमेंट के ऊपर ओनर्स डाला है कि 6 महीने में उसको नोटिस दे दो भैया, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। एवो कंसिडर इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू इंश्योर दैट असेसी हैज नॉट अंडरस्टेटेड इनकम और नॉट कंप्यूटेड एक्सेसिव लॉस। सर ये क्यों नोटिस दिया गया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नोटिस? आपको क्या करना है? एवो कंसिडर्स इट नेसेसरी टू इंश्योर करने के लिए, आपको कोई भी आपके ऊपर शक नहीं कर रहा है, खाली उनको इंश्योर करना है कि सर आपने अंडरस्टेटमेंट नहीं किया अपने इनकम का, या आपने एक्सेसिव लॉस क्लेम नहीं किया है, या आपने अंडरपेड नहीं किया है टैक्स का। ये खाली उनको इंश्योर करना है। दे आर नॉट अंडर 100% गारंटी that you have evaded the taxes। ऐसा उनके पास कोई भी एविडेंस एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, ऐसे आप मान सकते हो। हाँ, उस स्क्रूटिनी के प्रोसीडिंग में उनके पास एडिशनल एविडेंस आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। दे जस्ट वांटेड टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन एंड दे वांटेड टू क्रॉस वेरीफाई योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर अगर आपको डिपार्टमेंट ने बुलाया है और आप नहीं गए तो, या आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो तुमको नॉन कंप्लायंट असेसी माना जाता है। और नॉन कंप्लायंट असेसी का बेस जजमेंट असेसमेंट होता है। आपको पता ही है बेस जजमेंट असेसमेंट मतलब एक्स पार्टी असेसमेंट, वन साइडेड असेसमेंट। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, आप नालायक असेसी हो, तो आप लोगों का तो 144 बनता है। और क्योंकि आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो पेनाल्टी भी तो लगनी चाहिए, 10,000 रुपए की पेनाल्टी लग सकती है अगर आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट होते हैं या टैक्स एडवाइजर होते हैं जो डिपार्टमेंट का नोटिस आने के बाद अपने एसएससी को बोलते हैं रिप्लाई मत दो। बहुत ही गलत है। यू कैन नॉट इग्नोर द रिप्लाई, यू हैव टू गिव द रिप्लाई। भैया आपका कंसल्टेंट क्या बोलता है ना वो मत ध्यान दो। मैं अभी जहां पे मैं अभी रूरल एरिया में हूं ना, तो मुझे ऐसे 2-4 क्लाइंट मिले जिनको जीएसटी का नोटिस आया है, इनकम टैक्स का नोटिस आया, और उनके टैक्स कंसल्टेंट ने उनको बताया है कि इसका रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, यू हैव टू गिव रिप्लाई टू ईच डिपार्टमेंट। अब ये मत छोड़ो। सर इसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नोटिस कैन बी इशूड इवन आफ्टर इशूइंग द इंटीमेशन। बाबा आपको इंटीमेशन आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नोटिस नहीं आएगा। तो इंटीमेशन आने के बाद डायरेक्टली नाचने का नहीं कि मुझको इंटीमेशन आ गया मतलब मुझको डिपार्टमेंट ने नहीं पकड़ा, डिपार्टमेंट ने नहीं पकड़ा। डिपार्टमेंट आपको आगे भी जाके पकड़ सकता है। तो नोटिस अंडर 143(2) कैन बी इशूड इवन आफ्टर इशूइंग द इंटीमेशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। आज पर सेक्शन 223C हेयरिंग मतलब क्या? हेयरिंग मतलब क्या होता है? सर हेयरिंग मतलब यूजुअली ये बोलेगा, ये सुनेगा, ये पूछेगा, ये सुनेगा, इसको हेयरिंग बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अभी अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, अभी फिजिकली आपको डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता, तो उन्होंने हेयरिंग के डेफिनेशन को अमेंड कर दिया है। कम्युनिकेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उन्होंने ये भी इंक्लूड कर दिया अभी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी आपका हियरिंग हो सकता है, जरूरी नहीं आपको फिजिकली वहां पे जाके बात बतानी पड़ेगी। सेक्शन 282A प्रोवाइड दैट, मुझे बताओ डिपार्टमेंट से जो नोटिस आया आपको 143(2) का नोटिस आता है, ये नोटिस के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए ना, कि बिना सिग्नेचर का ऐसा कोई भी लेटर आएगा आप रिप्लाई दे दोगे? सिग्नेचर होना चाहिए ना किसने नोटिस दिया है। लेकिन आजकल मुझे बताओ, आजकल क्या ऐसा होता है कि ये प्रिंट होता है और उसके ऊपर फिर स्टैंप और साइन किया जाता है, कि ये भी डिजिटली बनाया जाता होगा। आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, आपने कभी ऐसा बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज जनरेटेड बाय द सिस्टम, फिजिकल सिग्नेचर इज नॉट नीडेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखा है आपने किसी भी मेल वगैरह में? यस सर। हाँ, तो वो ऐसा तो डिपार्टमेंट भी वही यूज करता है। तो उन्होंने बोला भैया कि साइन का मतलब नीड नॉट टू बी एक्चुअली साइन। हर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेके साइन करके स्कैन करके आपको नहीं आएगा, इट कैन बी डिजिटली साइंड, तो डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है। सर सेक्शन 282A प्रोवाइड दैट नोटिसेस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर द एक्ट shall be issued by such authority either in paper form or in electronic form, and if name of the designated इनकम टैक्स अथॉरिटी, वहां पे नेम लिखा जाता है कि आपको कौन से अथॉरिटी ने यहाँ पे आपको मेल भेजा है, ठीक है ना, इज रिटन इन द नोटिस और डॉक्यूमेंट, इट शैल बी
कंसिडर एज इट शैल बी डीम्ड टू बी साइंड, माना जाएगा, उन्होंने नाम लिख दिया ना, उनका नाम है, इसका ये मतलब वो डिजिटली साइन है, ठीक है ना, तो मान लो कि वो साइन हुआ है, उसको आपको फिजिकली साइन करने की जरूरत नहीं है अलग से प्रिंट लेके। सेक्शन 143(2) has been amended to provide that notices can be issued centrally, ठीक है ना। अभी नोटिस पहले ना, पहले डिपार्टमेंट भेजता था, एक एक एओ आपको नोटिस देता था, अब डिपार्टमेंट आएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, who need not to be AO, आपका AO होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अभी दादर के एरिया में रहते हो, आपका AO अगर दादर में फॉल होता है तो जरूरी नहीं है कि दादर का ही AO आपको नोटिस दे, नोटिस अभी आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल डिपार्टमेंट से, अभी उसका प्रोसीडिंग ये अलग हो चुका है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके कैसे होता है। सेक्शन 292(b), ये अभी का सेक्शन नहीं है, ये आगे के चैप्टर का सेक्शन है, लेकिन हम यहीं पे पढ़ते हैं इसको, 292(b) को यहीं पे पढ़ा जाता है। वेयर असेसी हैड अपीयर्ड, अब होता क्या था मुझे भी बता देता हूं। डिपार्टमेंट से भी तो मिस्टेक होती होगी ना नोटिस में, अरे डिपार्टमेंट से भी तो नोटिस में मिस्टेक होती होगी ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, टाइपिंग मिस्टेक होता है। जैसे श्री लक्ष्मी का, श्री लक्ष्मी आप ऐसे लिखते हो, लेकिन शायद डिपार्टमेंट ने श्री ऐसा वाला लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। और तो और ये टाइम बार्ड नोटिस भी तो आ सकता है, टाइम बार्ड नोटिस मतलब 30 सितंबर पे नोटिस खत्म हो गया, मतलब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है 30 सितंबर को, लेकिन आपको नोटिस सर्व हुआ है 4 अगस्त को, तो ये टाइम बार्ड नोटिस है ना। हेलो, अरे बाबा ये टाइम बार्ड नोटिस हो गया ना, 4 अगस्त को आ गया तो टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड मतलब इनवैलिड, ये नोटिस ही इनवैलिड है। तो अगर ये नोटिस टाइम बार्ड होगा तो आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खाली इतना रिप्लाई लिखना होता था कि सर दिस नोटिस इज अ टाइम बार्ड एंड आई एम नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट विथ यू फॉर द प्रोसीडिंग बिकॉज दिस प्रोसीडिंग्स आर टाइम बार्ड। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आप ये तो रिप्लाई दे दो कि ये नोटिस टाइम बार्ड है, यू कैन नॉट एक्ट साइलेंट। उसके अलावा कुछ असेसी एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, असेसी नहीं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूजुअली, वो लोग क्या बोलते हैं, अब नोटिस आ ही गया ना तो कस्टमर को थोड़ा चार्ज कर ही लेते हैं ना। हेलो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। अब नोटिस आ गया, टाइम बार्ड है, ये किसको पता है, ये सीए को पता है, ये क्लाइंट को थोड़ी ना क्या पता है, आप समझ रहे हो ना भाई, ये सीए को पता है ना कि नोटिस टाइम बार्ड है, क्लाइंट थोड़ी ना क्या इनकम टैक्स लॉ लेके 2000 पेज पढ़ने बैठा है। तो सीए क्या सोचता है कि मैं अगर इसका खाली इतना सा रिप्लाई दे दूं कि ये नोटिस टाइम बार्ड है तो मजा नहीं आएगा, देखता तो हूं कि असेसी का कौन सा पॉइंट पकड़ा गया है। अच्छा, एक तो सीए क्लाइंट से झूठ बोलेगा कि सर मुझको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, अभी बहुत वांदे हो गए अपने, अभी 5 बार जाना पड़ेगा, 10 बार जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपसे 2 लाख रुपया मांग रहा है, ऐसा कुछ तो बोल के, झूठ मूठ बोल के, ये जो सीए लोग थे या टैक्स कंसल्टेंट थे, नीड नॉट टू बी सीए ओनली, कोई भी जा सकता था, जो भी रिप्रेजेंटेटिव लोग जाते थे वो क्लाइंट लोगों से झूठ बोल के उनसे पैसे निकालते थे। एक तो ये था। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, सीए अच्छा सीए है, सीए अच्छा सीए है लेकिन क्लाइंट चोर है। सीए ने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीए अच्छा है, ठीक है ना, सीए ने बोला कि टाइम बार्ड नोटिस है सर, कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, मैं उनको खाली एक मेल लिख दूंगा कि ये नोटिस टाइम बार्ड है, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। क्लाइंट बोलता है नहीं 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 ऐसा मत करो सर, रिप्लाई मत लिखो, नहीं 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 ऐसा मत करो, एक काम करो, आप जाओ, आप आईटीओ को मिलो और आईटीओ से दोस्ती बनाओ और उसको पूछो कि आईटीओ ने एक्चुअली क्या पकड़ा है, क्योंकि हमने 10 खड्डे करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, 10 खड्डे मतलब समझते हो ना, हमने 10 टाइप की चोरी करके रखी हुई है, देखो तो सही डिपार्टमेंट ने क्या पकड़ा है एक्चुअली, जो पकड़ा है शायद उसमें हम लोग थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे, संभाल के रहेंगे। ऐसे भी होते हैं ना स्मार्ट लोग, ओवर स्मार्ट लोग ऐसे ही होते हैं ना। अरे तुमको समझना मैं क्या बता रहा हूं, पहले चेक तो करो, असेसी बोल रहा है पहले चेक तो करो कि डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस दिया है, कि नोटिस दिया इसका मतलब कुछ तो उनके पास होगा। एंड आज उनका नोटिस टाइम बार्ड है, इसका ये मतलब नहीं ना कि आगे मुझे और कोई नोटिस नहीं आएगा, दुनिया भर की प्रोसीडिंग आगे भी है, ये टाइम बार्ड हो सकता है, 147 है, 144 है, और भी बहुत सारी सेक्शन है जिसमें डिपार्टमेंट इसको नोटिस दे सकता है। तो बोलता है जाके चेक तो करो कि एग्जैक्टली क्या है, और अगर छोटा मोटा मैटर ही उन्होंने पकड़ा होगा तो ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व कर दो, और बहुत बड़ा मैटर अगर आपको ऐसा लगता है, देखो कितना स्मार्ट है एसएससी, बोलता है कि बहुत बड़ा मैटर है आपको ऐसे लगता है तो जाके डिपार्टमेंट को रिप्लाई लिख देना कि सर ये जो नोटिस है ये टाइम बार्ड है। तो पहले पार्टिसिपेट करो पूरे प्रोसीडिंग में, असेसमेंट ऑर्डर आने दो,
और ऑर्डर में देखते हैं कि हमें पेनाल्टी लगाई जाती है या नहीं जाती, हमारा टैक्स बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता। कभी कभी तो ऐसे होता है कि असेसमेंट ऑर्डर नील पे ही पास हो जाता है, अगर वैसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें कुछ पेनाल्टी वगैरह लगाई डिपार्टमेंट ने, तो बाद में हम इनको बताएंगे कि आपका नोटिस टाइम बार था। तो ये ना हो करके ये डिपार्टमेंट का मजाक बनाया जाता था, ऐसा ना हो करके डिपार्टमेंट ने सेक्शन 292BB इंट्रोड्यूस किया सेक्शंस में, और बताया गया कि सर देखो, अगर असेसी ने वेयर एन असेसी हैड अपीयर्ड, असेसी गया वहां पे, अब असेसी मतलब असेसी है उसका रिप्रेजेंटेटिव, इन अ प्रोसीडिंग एंड कोऑपरेटेड, वहां गया ही नहीं, उसने कोऑपरेट भी किया, इन एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू द असेसमेंट और रीअसेसमेंट, इट शैल बी डीम्ड दैट एनी नोटिस रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अपॉन हिम हैज बीन ड्यूली सर्व्ड अपॉन हिम, जो भी नोटिस उसको दी गई है वो वैलिडली सर्व हो गई थी, क्योंकि वो आया ना, उसने पार्टिसिपेट किया इन टाइम अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। भले 4 अगस्त पे नोटिस मिला था, लेकिन माना जाएगा कि 30 सितंबर के पहले ही दिया गया था, बिकॉज यू कोऑपरेटेड इन दी प्रोसीडिंग। एंड असेसी शैल प्रीक्लूडेड मतलब समझते हो क्या, एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको पावर नहीं होगी। असेसी शैल बी प्रीक्लूडेड फ्रॉम रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन, आगे जाके वो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता इन प्रोसीडिंग्स और इंक्वायरी that the notice was not served upon him, वो ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे नोटिस नहीं मिला है, नोटिस was not served upon him in time, ये भी नहीं बोल सकता कि टाइम बाद नोटिस था, और नोटिस was served in a improper manner, मतलब नोटिस में कुछ तो मिस्टेक वगैरह था। However, above provision shall not be applicable where assessee has raised the obligation before completion of such assessment or reassessment। आपको अगर असेसमेंट के दौरान भी अगर आपको पता चल जाता है कि ये टाइम बाद नोटिस था या नोटिस ही गलत था, तो आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद आप ऑर्डर को इनवैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिस इनवैलिडेट था, ये इस सेक्शन का पर्पज है। तो जो प्लानिंग चलती थी वो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने नलीफाई कर दी। अब लक्ष्मण दास खंडेलवाल के केस में क्या हुआ, बहुत सारी बात तो ऐसे भी हुआ करता था पहले कि एओ जो था ना, एओ पर्सनली जानता है, एओ पर्सनली जानता था कुछ आईटीओस को, ठीक है ना। मैं भी अपने मोबाइल में आपको दिखा दूं तो कुछ ना आईटीओस के नंबर सेव होते हैं, अगर मैं आईटीओ करके सेव करता डालता हूं ना, तो ये हमारे ये देखो नंबर ट्री के 1-2 अभी दिखेंगे नहीं, लेकिन 2-3 आईटीओ के नंबर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मुंबई के, कि एक नंबर ट्री का आईटीओ ये है, ये हमारी इस कंपनी का आईटीओ है। तो हम ना आईटीओ से रिलेशन बना के रखते हैं, तो उस रिलेशन को यूज करके ना ये आईटीओ ने, इस आईटीओ ने जो मेरा एओ है, उसने असेसी को बताया कि सुन असेसी, अपन ना तेरा असेसमेंट ओपन करते हैं, ठीक है ना। नोटिस नहीं दिया, 143(2) नहीं दिया, बातों बातों में बता दिया, या फोन करके बोला कि आओ सर आपका नोटिस ओपन किए बहुत दिन हो गया, आपका असेसमेंट कर लेते, बातों बातों में बता दिया। देयर आर सो मेनी अदर वेज थ्रू विच ए आईटीओ कैन कॉल असेसी टू द डिपार्टमेंट। उसने 143(2) इशू नहीं किया और उसने 143(3) कर दिया, मतलब ऑर्डर पास कर दिया। शायद इस असेसी ने इस आईटीओ को खुश नहीं रखा होगा, तो नोटिस नहीं इशू किया, कॉन्टैक्ट नंबर था तो फोन करके बोला सुनो तुम्हारा असेसमेंट चालू हो गया है, तुम आओ ऑफिस में, ठीक है ना, और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आना, और डॉक्यूमेंट लेके उसने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। बोलो ये वैलिड है कि इनवैलिड है, तुमको जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के हिसाब से बता दो वैलिड है या इनवैलिड है। क्या बिना नोटिस के असेसमेंट हो सकता है, मतलब कैन 143(3) हैपन विदाउट 143(2)? नहीं सर, ये इनवैलिड हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, किस केस में सर, लक्ष्मण दास खंडेलवाल 2019 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन इश्यूएंस ऑफ नोटिस, आपने इश्यू नोटिस ही इश्यू नहीं किया अंडर सेक्शन 143(2) इज नॉट क्यूरेबल। क्यूरेबल समझते हो ना, रिपेयर नहीं हो सकता ये सर, इसका आप सपोर्ट नहीं ले सकते। इज नॉट क्यूरेबल डिफेक्ट अंडर 292BB इन स्पाइट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द असेसी इन द असेसमेंट प्रोसीजिंग। आप अभी जो ऊपर मैंने सेक्शन जो पढ़ा है उसका हेल्प नहीं ले सकते हैं कि सर मैंने नोटिस इश्यू नहीं किया लेकिन असेसी तो आया ना, मैंने एक्चुअल में क्वेश्चन रेज किए थे ना, सारा असेसमेंट मैंने कर लिया जैसे होना चाहिए था, लेकिन नोटिस क्यों नहीं इशू किया। आपको नोटिस इशू करना मैंडेटरी था, तो नोटिस इशू होना ही है असेसमेंट होने से पहले, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक मैंने नोटिस के सारे पॉइंट पढ़ा दिए, अभी इसके आगे मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिस्टिंग्विश पढ़ाना चाहता हूं।
कि मैंने अभी तक आपको दो बड़े नोटिसेस पढ़ाए जब से मैंने असेसमेंट प्रोसीडिंग पढ़ाना चालू किया। आई हैव टॉट यू टू बिग नोटिसेस, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) जिसको हम राय नोटिस बोलते हैं, एंड नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) जिसको स्क्रूटिनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट का नोटिस बोला जाता है। ये दोनों है ही नोटिसेस। सर इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो इन दोनों का डिस्टिंग्विश पढ़ लो तो शायद आपको डिफरेंस पता चलेगा। नोटिस टू कॉल रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, तो राय रिटर्न मंगाया जाएगा, अकाउंट्स मंगाया जाएगा, इंफॉर्मेशन मंगाया जाएगा। और ये नोटिस क्यों आया था सर? ये नोटिस आया था क्योंकि आपका अभी असेसमेंट होगा अंडर 143(3), मतलब स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, आपको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। डिपार्टमेंट इज सस्पिशियस अबाउट सर्टेन ट्रांजैक्शन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पे नोटिस आने के बाद by issuing notice under section 142(1) clause 2 alone assessment is not possible। यहाँ पे असेसमेंट नहीं हो सकता, नहीं, आपका असेसमेंट नहीं हो सकता। आप बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड कर लो, आप इंफॉर्मेशन चेक कर लो, लेकिन असेसमेंट नहीं हो सकता आपका। आपको अगर असेसमेंट करना है, स्क्रूटिनी करना है, तो फिर आपको 143(2) का नोटिस देना ही पड़ेगा। कभी कभी डिपार्टमेंट ये दोनों नोटिस साथ में दे देता है, 143(2) के साथ 142(1) भी आ जाता है कि सर आपका स्क्रूटिनी चालू हो चुका है और ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आ जाना। ऐसे दोनों नोटिस साथ में भी आ सकते हैं। असेसमेंट अंडर 143 इज पॉसिबल ओनली ऑन, ये असेसमेंट तभी हो सकता है ओनली इफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) हैज बीन इश्यूड या सर्व, आप बोल सकते हो कि ये सर्व हुआ रहेगा तभी चलेगा। नोटिस कैन बी इश्यूड इवन इफ असेसी हैज नॉट फाइल्ड आरओआई। इस सेक्शन में आपको नोटिस था, क्योंकि आरओआई नहीं भरा तभी भी 142 हो सकता है। आपका 142 आया मतलब आरओआई भरने की रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन स्क्रूटिनी आपकी तभी होगी एंड ओनली तभी पॉसिबल है जब आपने आरओआई भरा हुआ है। सर मैंने आरओआई नहीं भरा होगा तो 144 आएगा ना, 143 क्यों आएगा फिर? तो 144 आ जाएगा अगर आपने आरओआई नहीं भरा है। आपने आरओआई भरा होगा तो ही, अगर आपका रिटर्न इनकम डिपार्टमेंट के पास होगा तो ही आपका 143(3) हो सकता है। इसका बहुत अच्छा लॉजिक पेनाल्टी के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लॉजिक पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पेनाल्टी लिख नहीं रहा हूं। अंडर सेक्शन 270A एक पेनाल्टी का एक सेक्शन है जिसमें इसका लॉजिक है, नोटिस फॉर स्क्रूटिनी कैन नॉट बी इश्यूड विदाउट फाइलिंग द रिटर्न। रिटर्न इनकम पहले डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, तभी स्क्रूटिनी असेसमेंट उसका हो सकता है। ठीक है। नो टाइम लिमिट इन प्रिस्क्राइब इन द लॉ टू इश्यू सच नोटिस। ये डिमांड करने का कोई नोटिस नहीं था, लेकिन हाँ इसका नोटिस का टाइम था। स्क्रूटिनी का नोटिस 6 मंथ में आना चाहिए। प्रायर अप्रूवल ऑफ जेसी इज रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस, मतलब कौन से केसेस में? जहां पे अनअकाउंटेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज आप मांगते थे, अनअकाउंटेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज, वहां पे जेसी का अप्रूवल लगता था। यहाँ पे ऐसा कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एओ कोई भी आईटीओ आपको नोटिस दे सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे डिमांड किया जा सकता है 3 इयर्स का, और यहाँ पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कोई भी किसी भी ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट वहां पे लेकर आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। अभी जो नोटिस आएंगे फ्रॉम 13 अगस्त 2020, वो नोटिस आएंगे फ्रॉम नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। नेशनल ई असेसमेंट का भी नाम चेंज हो चुका है, अभी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हो चुका है। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी माना जाएगा टू इशू द नोटिस। मतलब आपका लोकल एओ जो था पहले, लोकल एओ अभी आपको नोटिस नहीं देगा, आपका नोटिस डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ से आएगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से आएगा। वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाई दूंगा। ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे एक और छोटी बात यहाँ पे बोल के रखी है कि सर एक स्कीम नोटिफाई होगी फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये स्कीम मैंने आपको बताई दी है कि सर हमारी फेसलेस असेसमेंट आ गई है। क्यों सर? फेसलेस असेसमेंट स्कीम अभी लॉन्च हो ही चुकी है। किस चीज के लिए सर? तो 143(3) के लिए, 144 के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर फेसलेस क्यों किया गवर्नमेंट ने? फॉर एलिमिनेटिंग इंटरफेस बिटवीन एओ एंड असेसी, ये दोनों मिलेंगे तो चोरी होता है। ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट के जो रिसोर्सेज है, जिनको एक्सपर्टीज है, उनको काम दिया जाएगा आपका। इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड असेसमेंट, अभी एक अकेला एओ काम नहीं करेगा, पूरी टीम बैठ के काम करेगी। वो कैसे होता है आगे पढ़ाया जाएगा आपको। और इन्होंने बोला कि ये जो फेसलेस स्कीम आना है वो 31 मार्च के पहले आ जाना चाहिए, और जो आ चुका है, ठीक है ना, वो पढ़ा देंगे। ये कोई सेक्शन काम का नहीं है, खाली पावर वहां से क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर मतलब अभी जो हम ब्रेक लेके फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 143(3). ठीक है ना। एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो एंड 8:35 को लॉग इन करो प्लीज लॉग इन एट 8:35।